लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर। यूपी सरकार का अनुपूरक बजट पास हुआ है। सदन में 33,700 करोड़ का बजट पास किया गया है। सीएम योगी की मौजूदगी में पास हुआ है ये बजट। सदन में कई विधेयकों पर भी मोहर लगी है। यूपी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अध्यादेश पास हुआ है। इंटरमीडिएट शिक्षा अध्यादेश 2022 सदन में पास हुआ है। श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक पास हुआ है। यूपी अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक पास हुआ है। यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दी गई है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी दी। 23 सितंबर 2022 को दोनों सदनों में विधेयक पास हुआ था। तो देखिए, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था आज और इस दौरान कई अहम बातों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ अनुपूरक बजट जो कि कल पेश किया गया था, आज वो पास हुआ है कैबिनेट में। तो वहीं 23 सितंबर 2022 को दोनों सदनों में विधेयक पास हुआ था। और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। सदन में 33,700 करोड़ का बजट पास किया गया है। इसी के साथ सीएम योगी की मौजूदगी में ये बजट पास हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया एक तरफ। साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से उत्तर प्रदेश बदलाव करेगा, उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इन तमाम बातों का जिक्र भी रहा। तो इंटरमीडिएट शिक्षा अध्यादेश 2022 सदन में पास हुआ है। इसी के साथ श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक भी पास हुआ है। यूपी अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक भी पास हुआ है। और इसी के साथ यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि जो कहा वो करके दिखाया। हमने यूपी की पहचान को बदला है। यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था पहले, अब हमने उसको किस तरीके से विकास के लिए उत्तर प्रदेश अब अग्रसर है, इस बात का जिक्र किया सीएम योगी ने। पहले यूपी में दंगे होते थे, अब सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। देश और दुनिया में यूपी की तारीफ हो रही है। 2.61 करोड़ गरीबों को शौचालय मिला है। इसी के साथ समाज के हर तबके तक योजना का लाभ पहुंचा है। तो वहीं सबका साथ सबका विकास ही हमारा लक्ष्य है। तो बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश का विकास, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी में 10 नए एयरपोर्ट पर काम जारी है। को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। जो कहा वह करके दिखाया और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी। तो अपार जन समर्थन उसकी परिणति थी और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। एक समय इस प्रदेश के अंदर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था। दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। इस थीम को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। जो कहा वह करके दिखाया और जितना। लखनऊ से अब खबर, जहां प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे भव्य और अत्याधुनिक कोर्ट। जहां महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल, चित्रकूट में बनेंगे कोर्ट। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बने न्यायालय बनेंगे देश के लिए मॉडल। यूपी में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर, एक छत के नीचे होंगे सारे कोर्ट। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अनुपूरक बजट से मिले 400 करोड़ रुपए। सुशासन में समय पर न्याय मिलना जरूरी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जिलों में जल्द शुरू होगा काम। सभी जिलों में हो गई है भूमि की उपलब्धता।
तो ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जहां पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब कोच बनेंगे। सभी जिलों में भूमि की उपलब्धता हो गई है, अब कोच बनने की तैयारी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 10 जिलों में भव्य और अत्याधुनिक कोच बनेंगे, जहां महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल इन जगहों पर कोर्ट बनेंगे और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में न्यायालय बनेंगे। और इसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी हो गया है। एक छत के नीचे ही सारे कोर्ट मौजूद रहेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अनुपूरक बजट से 400 करोड़ रुपए भी मिल गए हैं। सुशासन में समय पर न्याय मिलना जरूरी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस ओर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। तो ये बड़ा प्लान है, आने वाले समय में प्रदेश के 10 जिलों में अब भव्य कोर्ट बनेंगे। लखनऊ से खबर का रुख करते हैं। लखनऊ को 1883 करोड़ रुपए की सौगात, जहां 212 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। सीएम योगी ने इसका लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां दुबग्गा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। अब नए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हर घर को गैस कनेक्शन मिला है। 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी। शहरों में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। तमाम बातों का जिक्र किया सीएम योगी ने। साथ ही कहा कि शहरी इलाकों में स्मार्ट रोड बनाने का काम आगे किया जा रहा है। 2017 से पहले लाइट नहीं आती थी। हर घर को नल और विद्युत कनेक्शन का भी काम किया गया है। 10 लाख और गरीबों को आवास देने जा रहे हैं। लखनऊ के रोड जाम को मुक्त करने के लिए काम हो रहा है। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाने की योजना है। लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। लखनऊ एक बड़ा नगर है, हम यहां सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना भी बन रहा है। नगर निकाय के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। लखनऊ के गौरव को हमें बढ़ाना है। इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने करोड़ों की सौगात दी और इस सौगात के माध्यम से बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की है कि प्रदेश सरकार संकल्पित है, किस तरीके से प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने का कार्य वर्तमान में चलता है। ये सभी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें तब सफलता प्राप्त हो रही है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और योजनाओं का सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है और आज उसका परिणाम है लखनऊ के अंदर पहले शहीद पथ का निर्माण सदैव अटल जी के समय में। कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर के निधन पर शोक जताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक और नेता खो दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सदन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर कहा कि ये समय नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल के निधन पर सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में सोचना सही नहीं है। वहीं मैनपुरी रामपुर उपचुनाव में कम मतदान प्रतिशत के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इतना ही समझ लीजिए कि लोकतंत्र पुलिस के सहारे चलाओगे और विपक्षी पार्टी को डराओगे, धमकाओगे। आपने रामपुर में देखा, मैनपुरी में समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। जितनी पुलिस की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा पुलिस। इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वह सपा के पक्ष में आएगा, जनता को इसी तरह खड़े रहकर लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। नेता थी, समाज की तमाम बुराइयों से लड़ते लड़ते और जीवन भर गरीब और गांव में रहने वाले लोगों का दुख दर्द समझ करके जहां वो लगातार सामाजिक कार्य कर रहे थे, जहां वो शिक्षा का महत्व समझते थे, समय समय पर वो अपनी बातों से, तर्कों से लोगों को प्रभावित करते रहे। बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे यहाँ के। मैं उनसे पहले चुनाव से जुड़ा हूँ। जब मैं पहला चुनाव यहाँ लड़ने आया था, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में वो खुद मुझे लेकर के गए थे। जो उनका समझाने का तरीका, कहने का तरीका
और राजनीति की जो समझ थी, समाजवादी विचारों की वो जो जानकारी थी, वो समाजवादी आंदोलन से एक बार जुड़े, हमेशा जुड़े रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह जी, नेताजी, इसको जो उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाया, उनके सिद्धांत, उनके कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में लगातार वो अपनी भूमिका निभाते रहे। विधानसभा जीते हों, मंत्री रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला, रहने का तरीका नहीं बदला, गरीबों से बातचीत और व्यवहार नहीं बदली उनकी। इसीलिए वो लोकप्रिय नेता थे। कई घटनाएं मुझे याद आती हैं उनके भाषणों में, जहां विचार होते थे वहीं तर्क था, और तर्क के साथ लोगों को समझाने का उनके पास तरीका था। लोग उनकी बात को समझते थे और बिल्कुल ज़मीनी जो बातें होती थी, जो दुख दर्द थे, उनको बहुत आसान तरीके से समझा देते थे। तो ज़मीनी लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित तिकोनिया हिंसा मामले में कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। सभी को हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा इस हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि सोमवार को यानी 5 दिसंबर को आशीष मिश्रा के अलावा 13 अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। इन आरोपियों ने कोर्ट में याचिका के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हम घटना में शामिल नहीं थे, इसलिए हम पूरी तरह निर्दोष हैं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। कानपुर देहात में दबंगों का आतंक है। दरअसल दबंगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि स्कूल जा रही छात्राओं के साथ पहले दबंगों ने छेड़छाड़ की और जब छात्राओं ने विरोध किया तो घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार ने बताया कि बेटियां असालतरगंज के जनता इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं और दबंग कौशल और रामू अपने दोस्तों के साथ लगातार छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, जिसकी शिकायत छात्राओं के परिवार ने चौकी से लेकर एसपी ऑफिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। प्रयागराज के धूमनगंज के कन्हैयापुर की बदहाल सड़क 20 सालों से नहीं बनी है। ना जाने कितने लोग रोज आते जाते हैं, गिरकर घायल भी हुए हैं, लेकिन आज इस सड़क का कायाकल्प हो गया और रातों रात सरकार ने 2 मोहल्ले को जोड़ने वाली इस सड़क को रातों रात बनवा दिया। दरअसल सड़क को बनवाने में एक लकड़ी का काफी योगदान है। धूमनगंज इलाके की रहने वाली नुकुश ने एक लड़की का काफी अहम योगदान है, जहां नुकुश ने ट्वीट कर सीएम योगी से अपने निकाह में आने का निमंत्रण दिया था, साथ ही गंदगी हटवाने और सड़क बनाने की अपील भी की थी। नुकुश का निकाह 7 दिसंबर को होना है। प्रशासन ने नुकुश के घर के बाहर खराब सड़क को बनवाने और गंदगी साफ करने का काम शुरू कर दिया है। इससे नुकुश और उनके आसपास के लोग बेहद खुश हैं। बता दें, नुकुश की बारात लखीमपुर खीरी से आनी है। उनके घर के रास्ते जाने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब थी, जहां मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहां खाली पड़े ग्राउंड में ढेर सारी गंदगी और गोबर का अंबार लगा हुआ था, जिससे मेहमानों को डेंगू होने का डर दुल्हन को सता रहा था। इस बात की शिकायत कई बार आला अधिकारियों और स्थानीय पार्षद के अलावा मेयर और विधायक से भी की गई थी। बावजूद इसके किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर नुकुश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर अपनी शादी का निमंत्रण दिया, साथ ही खराब सड़क बनवाने और गंदगी साफ करवाने की गुहार लगाई। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जितने भी अधिकारी हैं उन सबका, कि उन्होंने वक्त रहते हुए हम लोगों की इज्जत बचा ली एक तरीके से, कि अभी कुछ घंटे बचे हैं बारात आने में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी जो बहन नुकुश फातिमा ट्विटर पर उसने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और बताया था अपनी कि सड़क जो हमारी ख़राब है, आज 20-25 साल से कोई काम नहीं हुआ, तो वो तो देख सकते हैं आप, पूरी हो चुकी है, रातों रात बनी है हमारी सड़क और हम सब इससे बहुत खुश हैं कि एरिया सुधर गया हमारा ये। और वक्त रहते हुए बारात आने में कुछ घंटे बचे हैं, उससे पहले हमारा काम हो गया है। मेरी बेटी नुकुश फातिमा ने एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे एक आग्रह किया कि आप हमारी शादी 7 दिसंबर को और आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। मतलब ये था कि आप अगर आए और सड़क ख़राब रहे तो इसमें आपको आने में तकलीफ़ होगी और मेहमानों को भी तकलीफ़ होगी। एक पत्र लिखा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों का सबका साथ, सबका सम्मान और सबके विकास के आधार पे हमारी सड़क बनवाई। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।